आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। 70 साल हो गए हमारी आजादी को और पिछले 70 सालों से हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिज्ञ हमारे देश में सिर्फ एक तबके की बात बड़े पैमाने पर करता है और वो है हमारे देश के किसान। क्योंकि हमारे देश की 80% आबादी आज से तकरीबन 30 साल पहले किसानी पर निर्भर थी और आज तकरीबन 72% हमारे देश की आबादी किसानी पर निर्भर है। लेकिन जरा सोचिए, 70 साल से हमारे तमाम राजनीतिज्ञ सिर्फ और सिर्फ किसानों की भलाई और उनकी उन्नति के लिए योजनाएं ला रहे हैं। इसके बावजूद हमारे देश में आज भी हर साल 3,500 किसान आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज की बोझ की वजह से। आज भी हमारे 72% आबादी के लगभग 80% किसान गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं, क्योंकि जो उन्हें खाने पीने को मिलता है वो शायद खाना पीना माना भी नहीं जा सकता है। वो फसलें नहीं उगा पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। इसके बावजूद भी आज भी हमारी सरकारें सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए काम कर रही हैं। और ये देखिए, हमारी सरकार का एक नया फरमान, हमारी मौजूदा सरकार ने तय किया है कि 36,000 करोड़ रुपए अब किसानों को दिए जाएंगे, और वो सिर्फ उनकी बढ़ी हुई उत्पाद की दरों को लेकर। इससे ज्यादा खुशखबरी क्या हो सकती है? नहीं हो सकती ना, बिल्कुल नहीं हो सकती। यह खुशखबरी इसलिए है क्योंकि मौजूदा सरकार को भी अपने खिसकते हुए जलाधार का पूरा एहसास है। इसलिए किसानों को लुभाने के लिए एक बार फिर उनके सामने रेवड़ी फेंकी गई है। यह बात अलग है कि जो मजदूर किसान हैं, जो मजबूर किसान है, उसके हाथ में आज भी कुछ नहीं होगा। वो आज भी भगवान भरोसे होगा और वो आज भी बस तरसता मरता रहेगा। लेकिन यह राजनीति है साहब। यहां पर किसानों के नाम पर और किसानों के खून पर जबरदस्त राजनीति होती है। देश के अन्नदाता की हालत किसी से छिपी नहीं है। फसलों की उचित कीमत ना मिलना किसानों का सबसे बड़ा दर्द है। कभी बिचौलियों का चक्कर तो कभी फसल खराब हो जाने के संकट से देश का किसान हर दिन जूझता है। लेकिन अब किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। खरीफ फसलों की लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से किसानों को उनकी लागत का 50% ज्यादा MSP मिलेगा। सरकार ने इस फैसले को न केवल क्रांतिकारी बताया है, बल्कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा भी दोहराया है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इस हद तक एक ही बार में बढ़ोतरी करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि यह कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और इसका स्वाभाविक रूप से किसानों में बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एक आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा। इतना ही नहीं, 10 साल में पहली बार धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है, यानी करीब 50% की बढ़ोतरी। सरकार के मुताबिक धान की लागत 1166 रुपए है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1550 रुपए प्रति क्विंटल। अब इसे बढ़ाकर 1750 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान के MSP में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। खरीफ फसलों की बुआई मानसून आने के साथ शुरू होती है और कटाई अक्टूबर से शुरू होती है। धान खरीफ की मुख्य फसल है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई फसल आने के बाद किसानों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। और हताशा और निराशा की जो स्थिति थी किसानों की, उससे उसे निजात मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सचमुच प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, हमारे प्रधानमंत्री वो बधाई के पात्र हैं। मोदी सरकार का ये फैसला आने वाले दिनों के लिए इसलिए भी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जब चुनावी वक्त आएगा, तब तक धान के किसानों को नए समर्थन मूल्य का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। समय रहते हुए सरकार किसानों की नाराजगी को दूर कर लेना चाहती है। इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले खरीफ की 14 फसलों का MSP बढ़ाकर सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है। अब देखना यह है कि बढ़ी हुई कीमतों का सही दाम किसानों तक कैसे पहुंचता है, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की माने तो ये मास्टर स्ट्रोक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ की वजह से है। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक वजह क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जरा आज हम अपने किसान भाइयों की वास्तविकता आपके सामने रखते हैं। किसानी प्रधान इस देश में आज सबसे ज्यादा मरता कौन है? किसान। जी हां,
वो जिस तरीके का उत्पाद करता है, जब वो बाजार पहुंचता है तो वहां वो अपना सामान बेच नहीं पाता, उसे उसकी कीमत नहीं मिलती है, वो घाटे में रहता है, लिहाजा उसे कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के बोझ के तले ये किसान इतना दब जाता है कि एक दिन तंग आकर अपनी जान देता है, आत्महत्या कर लेता है। इसके बावजूद किसी को भी कोई परेशानी या दिक्कत हिंदुस्तान में नहीं होती है। इस बीच में मुनाफा कौन कमाता है? वो बिचौलिए जो किसानी नहीं करते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन जो सरकार के लिए आज बहुत बड़ा वोट बैंक है। जी हां, ये बिचौलिए जबरदस्त तरीके से पैसा कमाते हैं, क्योंकि जो पैसा हम किसानी के उत्पाद के लिए देते हैं वो पैसा किसानों तक कभी पहुंचता ही नहीं है, बीच में ही उसे खा डाला जाता है। और आज वास्तविकता यह है, 70 साल की आजादी के बाद भी किसानी करने वाला हर व्यक्ति यही सोचता है, अरे किसानी छोड़ो, इससे तो बेहतर है किसी दफ्तर में चपरासी की नौकरी कर लो। और यही हालत है आज हमारे देश के किसानी की, हमारी खेतहर की। और इसके बावजूद कहा जाता है कि किसानों की आमदनी को दोगुना कर दिया जाएगा। दावे किए जाते हैं कि आज इस देश में किसानों के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। वाकई में इन दावों पर कितना यकीन किया जाए? 70 साल में तो हुआ नहीं, अभी भी कर पाएंगे क्या? आखिर क्यों कभी अपनी ही फसलों को सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है किसान? आखिर क्यों किसान को अपनी ही फसलों को आग लगाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता? आखिर क्यों कर्ज के तले दबा रहता है अन्नदाता? आखिर क्यों खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाता है देश का किसान? ये वो सवाल है जिसका जिक्र तो बहुत हो चुका है, जिसकी बात तो हर कोई करता है, लेकिन अन्नदाता के अच्छे दिन कैसे आएंगे, इसका जवाब कोई नहीं देता। देश में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। फसल उगाने से लेकर फसल बेचने तक किसान को हर मोर्चे पर जूझना पड़ता है। नई फसल उगानी है तो कर्ज लेना मजबूरी हो जाती है, और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो बिचौलिए किसानों का हिस्सा खा जाते हैं। ऐसे में अन्नदाता जाए तो जाए कहाँ? ये तो किसान को बुरो बनाया जाता है। 6 महीना का बाद पैसा आएगा, 6 महीना के बाद तक पहले किसान का बाल बच्चा भूख मरेगा। कभी कभी तो साल लग जाता है, प्रेशर करना पड़ता है, पैसे का ध्येय से मार करना पड़ता है, तब जाके पैसा मिलता है। तो पैसा साल भर के बाद पैसा मिला सर, पढ़ वाला अभी मिला है, बीच में जो होता है ना वो सब क्लियर हो जाता है, और कभी तो मिल भी नहीं करता है पैसा। कि जो माल सस्ता में सरकार उठाता है तो उस हिसाब से हमने पैसा समय पर मिलना चाहिए, तब हम ये खाएंगे। अब समय पर पैसा नहीं मिला तब कर्जे लेके खाएंगे, खेती न करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को राहत देने की बात जरूर की है, लेकिन किसानों का दर्द यही है कि उन्हें पैसा कभी वक्त पर नहीं मिलता। अगर सामान्य चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपए तय किया गया है, तो वहीं चावल बाजार में 3400 रुपए बिकता है, यानी बीज का 1650 रुपए बिचौलियों के हवाले हो जाता है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही बिचौलिए है, और सरकार के पास इस बिचौलिए वाले सिस्टम से निजात दिलाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। किसान है जो उसका मैंने 1.5 गुना कर दिया, 1.5 गुना खर्चे का 1.5 गुना उस फसल का किया है, खर्चे का कहाँ किया है? अबर इनका 200 हम मान भी ले बढ़ गया, 1750 रुपये बन गया। उस हिसाब से हमारे अभी भी 250 रुपये कम है। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों किसान भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं। कई बार उन्हें खुदकुशी भी करना पड़ती है, और अब किसानी फायदे का सौदा भी नहीं रह गया है। सरकारी रिपोर्ट की माने तो खेती से किसानों की औसत कमाई सिर्फ 36,938 रुपए है, यानी रोजाना 200 रुपए कमाने वाले मजदूरों से भी कम कमाता है देश का किसान। देश में किसानों के लिए योजनाएं तो बहुत है, फसल खराब होने पर उन्हें मुआवजा भी दिया जाता है, लेकिन सवाल सिस्टम से है, क्योंकि देश ने अन्नदाता को मिलने वाले 10 रुपए और 20 रुपए वाले चेक भी देखे हैं। कर्ज माफी के नाम पर खोखले वादों को भी देखा है। ये भी देखा है कि किसानों को अपने ही पैसे हासिल करने के लिए कैसे दर बदर भटकना पड़ता है। ऐसे में सवाल यही है कि किसानों की हालत कब बेहतर होगी। टीम न्यूज़ नेशन। कैसे बेहतर हो सकती है हमारे देश में किसानों की हालत, जहां हर चीज के लिए एड़ी चोटी रगड़ना पड़ता है। अगर आपके पास किसान कार्ड है तो उस किसान कार्ड पर आप जरा सा भी खाद या तमाम चीजें लेकर दिखा दीजिए। जब तक वहां बैठे बाबू को पैसा ना खिलाइए, कुछ ना होता है। और अगर आप उधार ना लें तो वो पैसा आपको मिलता नहीं है। उधार लिया तो उधार के चक्कर से बाहर निकल नहीं पाता आदमी, और उसके बाद क्या होता है? आत्महत्या।
जी हाँ, यही एक रास्ता बचता है आज किसानों के सामने। और आप देखिए खुदकुशी करते किसानों की संख्या कितनी बढ़ती चली जा रही है। अगर इस देश में हर साल 12 से 15 हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या ये अपने आप में सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी नहीं है कि लोग आज कितने आजिज आ चुके हैं हमारे इस पूरे सिस्टम से? किसको फायदा पहुंचा रही है हमारी तमाम सरकारें? और ये सिर्फ एनडीए सरकार की बात नहीं है, यूपीए सरकार का भी यही हाल था। आप जरा देखिए आज कितने बड़े पैमाने पर किसान अपना काम छोड़ रहे हैं। 2004-2005 के बीच में 16 करोड़ किसानों ने अपना धंधा बंद किया और शहर में आकर लेबर यानी कि मजदूर बन गए। 2011-2012 में 14 करोड़ से भी ज्यादा किसानों ने अपनी किसानी को बंद कर शहरों में भीख मांगना और मजदूरी करना बेहतर समझा। प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 2 से 10 करोड़ किसान लगातार अपनी किसानी छोड़ रहे हैं और 2022 तक यह आंकड़ा 12 करोड़ प्रतिवर्ष पहुंच जाएगा। इसके बाद भी हमारे देश में आज किसान के नाम पर कितनी राजनीति होती है, आप जरा यही देखिए। जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं कई राज्यों में और जहां खास करके बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, पूरी मुंबई की सड़कें पट गई थी किसानों से, उसके बाद अब मोदी सरकार को इस बात का एहसास होने लगा है कि शायद किसानों के बीच उनका जनाधार घटता चला जा रहा है। लगातार ये वायदे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लोगों को फूटी आंखों नहीं सुहा रही, और वो इसलिए क्योंकि लोगों की जेब में पैसे नहीं है साहब। और इसलिए अब सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए 2019 में एक बार फिर चुनकर आने के लिए यह मास्टर स्ट्रोक चला है एमएसपी बढ़ाने का। लेकिन साहब पैसा पहुंचेगा कहां? किसान आज भी सड़क पर दूध फेंक रहा है, फसल और उत्पाद फेंक रहा है क्योंकि उसे उसकी कीमत नहीं मिल रही। और आपको लगता है कि वाकई में पैसा मिल जाएगा किसानों को? साल चुनावी है, एमपी में किसानों का गुस्सा है, किसानों की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए बड़ा दांव चला है। समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को फायदा होगा और किसानों की नाराजगी भी दूर होगी। इतना ही नहीं, देश की 70% आबादी गांवों में रहती है। देश में 50 करोड़ किसान परिवार हैं। ऐसे में किसानों के वोट बैंक पर भी हर किसी की नजर है। जाहिर है अन्नदाता को खुश रखना जरूरी भी है और सियासी मजबूरी भी। कि सारी सिफारिशों को उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा था, पूरी ताकत लगाई थी एक परिवार को मजबूत बनाने में। किसान को मजबूत बनाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जितनी सिफारिशें की थी, ये सारे के सारे ठंडे बस्ते में थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन तमाम सिफारिशों को मोदी सरकार ने लागू किया है। 2014 में झूठ की बुनियाद पर और लागत जमा 50% की जुमलावाणी कर मोदी जी ने देश के अन्नदाता किसान का समर्थन तो हासिल कर लिया, परंतु 4 सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बिसात पर कभी खरे नहीं उतरे। अब हार की कगार पर खड़ी मोदी सरकार एक बार फिर राजनीतिक लॉलीपॉप के एमएसपी के नए जुमले गढ़ रही है। यूपी के उपचुनाव हो या फिर गुजरात के चुनावी आंकड़े, ये बात सामने आई थी कि देश का अन्नदाता नाराज है। गन्ना किसान हो या फिर छोटे किसान, फसल की उचित कीमत न मिलने की वजह से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। सरकार ने किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। इससे पहले भी सरकार किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर चुकी है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर नीम कोटेड यूरिया तक के फैसले सरकार ने किसानों के हित में लिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सपने भी अन्नदाता को दिखाए हैं और अब खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों का दिल जीतने की कोशिश की गई है। टीम न्यूज़ नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा अहम फैसला दिया जो कि दिल्ली की सरकार के लिए अपने आप में बहुत मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तय किया कि दिल्ली की सरकार और एलजी के बीच में जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। दिल्ली की सरकार के मातहत ना तो दिल्ली पुलिस है और ना ही जमीन यानी कि डीडीए है। इसके अलावा दिल्ली की सरकार के पास जो तमाम अधिकार हैं उसमें एलजी की भूमिका मशवरा देने से कहीं ज्यादा की नहीं है। यानी कि एलजी दिल्ली सरकार के फैसले पर अंकुश डालकर नहीं बैठ सकते। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत मानी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में बातें लिखी हैं उसे ही एक बार फिर दोहराया है। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में एलजी के जरिए लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार को परेशान किया जा रहा था, अब कम से कम अरविंद केजरीवाल उससे मुक्त हैं, आजाद हैं।
अब अरविंद केजरीवाल पर एक और बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, अपने तमाम वायदे को सही करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नहीं कह सकते कि बीजेपी की केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही। यह आम आदमी पार्टी का जश्न है। दिल्ली में अधिकारियों की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली का कोई बॉस नहीं है, लेकिन जनता की चुनी सरकार दिल्ली की जनता के बारे में फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एलजी कैबिनेट के फैसले मानने के लिए बाध्य है। दिल्ली सरकार कैबिनेट के फैसलों की जानकारी एलजी को दे, लेकिन हर फैसले के लिए एलजी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। एलजी के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं है, वो सरकार के साथ मिलकर काम करे। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा विशेष हालातों में ही हो। अराजकता और तानाशाही की कोई जगह नहीं है। एलजी इस बात को समझे कि दिल्ली सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है, इसलिए वो सरकार के कामकाज में बाधा न डाले। उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा 3 मुद्दे, जमीन, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के अलावा बाकी मुद्दों पर दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। एक जो सिचुएशन और एक जो व्यवस्था जिसको क्लियर कर दिया गया है कि हर फैसला जो इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, उस फैसला करने से पहले और उस फैसले को कार्यान्वयन करने के साथ साथ एलजी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एलजी का जो अपना अख्तियार प्रोवाइजो 239AA4 में है कि वो डिसएग्री कर सकते हैं, वो उसका तभी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं जब हर मामला उनके संज्ञान में लाया जाए। यानी दिल्ली का कोई बॉस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समन्वय से काम करने की सलाह दी है, लेकिन इस फैसले को आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है। वहीं बीजेपी इस फैसले के बाद केजरीवाल पर हमलावर है। तो अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जब वो दिल्ली की जनता के हक में फैसले लेगी, तो अपनी फाइलें एलजी साहब के पास भेजने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम रुक जा रहे थे या अननेसेसरी डिले हो रहे थे या उसमें टांग अड़ाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई है, इनको अराजक तक कहा है और साथ में ये भी कहा है कि जनता का काम करना है, कोई दिल्ली का बॉस नहीं हो सकता, आप सेवक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि संसद का कानूनी सर्वोच्च होगा। ऐसे में अब देखना है कि केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच पिछले 3 सालों से जारी सियासी दंगल अब थमता है या नहीं। कोर्ट का फैसला आने से पहले सवाल ये था कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने साफ हैं कि दिल्ली का बॉस न तो सीएम है और न ही उपराज्यपाल। असल बॉस दिल्ली की जनता है और उसके हित सध सकें, इसके लिए जरूरी है कि उपराज्यपाल दिल्ली की सरकार के साथ आपसी तालमेल बिठाकर काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संवैधानिक स्थिति तो स्पष्ट हो गई, लेकिन इस फैसले को भुनाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। आपने देखा किस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। हर कोई आज जो विरोधी दल हैं दिल्ली में, वो अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ये मानना है कि अब उनके हाथ मजबूत हो चुके हैं और विपक्ष को वो दांतों चले चना चबाने के लिए मजबूर कर देंगे। सरकार का काम क्या होता है? काम करना होता है ना, जनता के हित का काम करना होता है ना। वो हित का काम मुझे 4 भी गिन के दिखा दे कि क्या किया उन्होंने। अब अरविंद की परेशानी क्या है कि उसका जो अधिकार नहीं है उसमें ज्यादा तेज छलांग लगाते हैं। तो जहां आपका अधिकार नहीं है वहां छलांग लगाओगे तो आपके सर में चोट आएगी। तो जहां तक पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई है, वो आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, दिल्ली वालों का आंदोलन है, वो तो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनता को उम्मीद है कि अब दिल्ली का दंगल खत्म होगा और आम जनता के हित की बात होगी। लेकिन फैसले के बाद जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है, इसकी उम्मीद भी कम ही नजर आई है। ऐसे में सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केजरीवाल धरना पॉलिटिक्स छोड़कर आम जनता के हित में फैसले लेंगे? क्या आम आदमी पार्टी को मिले अपर हैंड से वो दिल्ली की जनता की बात को सबसे आगे रखेंगे, या फिर केजरीवाल एंड कंपनी किसी नए सियासी ड्रामे के साथ जनता के बीच उतर जाएगी? क्योंकि पिछले 3.5 साल में केजरीवाल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें केंद्र के इशारे पर एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि केजरीवाल का अधिकार क्या है और एलजी के अधिकार का दायरा क्या है। ऐसे में सबकी निगाहें केजरीवाल पर ही टिकी है कि वो आगे आने वाले वक्त में दिल्ली को क्या देना चाहेंगे।
हालांकि आम आदमी पार्टी के तेवर अब भी तल्ख ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बयानबाजी करके फिर से नया दंगल छेड़ रही है। लैंड का मसला, पुलिस का मसला, पब्लिक ऑर्डर का मसला जो संविधान के तहत था, रिजर्व सब्जेक्ट था, उसके लिए पूर्ण राज्य का आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन जितना संविधान ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पावर दी थी, वो सब पावर रिस्टोर की गई हैं। केजरीवाल इसे अपनी जीत मान रहे हैं तो विरोधी इसे दिल्ली की जनता की जीत बता रहे हैं। ऐसे में चैलेंज केजरीवाल के लिए है कि वो दिल्ली की जनता के लिए क्या करते हैं। हालांकि विरोधी अब भी उनकी मंशा पर सवाल दाग रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि टेंशन खत्म होगी, क्योंकि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो संविधान को मानता ही नहीं, वो संसद के कानून को मानता ही नहीं, वो अराजक व्यक्ति है। तो ऐसे में मुझे डाउट है कि ये झगड़े खत्म होंगे। तो कुछ तो अब डेवलपमेंट करके दिखाएं। ये कहते हैं कि जीत हो गई, तो जब जीत होगी तो डेवलपमेंट करें। अब हम तो ये उम्मीद करेंगे कि डेवलपमेंट हो दिल्ली में। अब देखना है कि केजरीवाल के बाकी बचे कार्यकाल में दिल्ली को क्या मिलता है, क्योंकि कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारों को साफ साफ बता दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि अब बचे हुए वक्त में केजरीवाल दिल्ली के विकास का काम करेंगे या फिर एलजी पर 3 साल तक काम नहीं करने के आरोपों का ढिंडोरा पीटते रहेंगे। दिल्ली से सूरज अरोड़ा और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अब स्पष्टता पाने के साथ ही तमाम फाइलों पर जबरदस्त एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। कई फाइलों के निपटारे पर लग गए हैं और ऐसा लग रहा है कि इस नई आज़ादी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम के नाम पर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में विभाजन की नीति को आगे बढ़ाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांट ही नहीं रहा था बल्कि मारने और आतंकवादी बनने तक की सिफारिशें किया करता था। हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की, जो आज मलेशिया में छिपकर बैठा हुआ है। उसके प्रत्यार्पण की जब खबरें सामने आई तो उसने बयान जारी करके कहा कि अभी हिंदुस्तान में माकूल माहौल नहीं है, इसलिए वो वतन वापस नहीं आएगा। अरे भाई, हमें आप वापस चाहिए ही नहीं, हमें तो आपको लाना इसलिए है क्योंकि आप हिंदुस्तान आए और आपको हम जेल में भर सकें, क्योंकि आपके जैसे लोग ही तो हिंदुस्तान के विभाजन के सबसे बड़े कारिंदे हैं। I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. हिंदुस्तान में कानूनी कार्रवाई के डर से मलेशिया में छिपे बैठे जाकिर नाइक की वापसी कब होगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। करीब 1.5 साल पहले ही जाकिर नाइक हिंदुस्तान से फरार हो गया था, लेकिन अचानक उसकी वापसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि खबरों ने तूल पकड़ा तो मलेशिया में बैठा जाकिर नाइक परेशान हो उठा। उसने फौरन हिंदुस्तान वापसी की खबरों को खारिज कर दिया। ये न्यूज़ जो चल रही है ये बिल्कुल गलत है। वो आज इंडिया नहीं आ रहे हैं। और जहाँ तक एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स का सवाल है, मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स निकाले गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। उनकी लीगल टीम है मलेशिया में जो ये एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स को हैंडल कर रही है, और जैसे उसके बारे में कोई प्रोसीडिंग या प्रोग्रेस होगा हम लोग जो है वहाँ पर उसको कॉन्टेस्ट करेंगे। एनआईए ने अक्टूबर 2017 में जाकिर नाइक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एनआईए कोर्ट में पेश 65 पन्नों की चार्जशीट में नाइक पर हेट स्पीच और आतंक को बढ़ावा देने का आरोप है। एनआईए ने चार्जशीट के साथ 1000 पन्नों के दस्तावेज भी लगाए हैं, जिसमें 80 गवाहों के बयान दर्ज हैं। जाकिर नाइक पर अपने भाषणों से 2 समुदायों में नफरत पैदा करने का आरोप है। हालांकि नवंबर 2017 से जाकिर नाइक मलेशिया में छिपा बैठा है। मलेशिया सरकार ने जाकिर नाइक को परमानेंट रेजिडेंसी की छूट दे रखी है। देखिए, जाकिर नाइक कुछ भी बोलते रहें, इस देश में किसी की भी धार्मिक आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को धर्म के नाम पर भड़काया जाए। भारत में धर्म के नाम पर भड़काने का काम बंद करना चाहिए। जो लोग जाकिर नाइक जैसे लोग ये सब कर रहे थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। मलेशिया से फरवरी 2011 में प्रत्यर्पण संधि लागू है, लेकिन एनआईए को जाकिर नाइक की वापसी का अब भी इंतजार है। विदेश मंत्रालय पहले भी दावा करता रहा है कि उसकी वापसी की कोशिश की जा रही है। हालांकि एमईए के सूत्रों के मुताबिक अभी मलेशिया सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक सहमति नहीं जताई गई है। यानी जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण कब तक होगा, इस सवाल का फिलहाल
कोई मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं देश की चुनावी फिजा की। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष फिलहाल उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। राहुल गांधी अमेठी की यात्रा पर निकले हुए हैं और वहां पर लोगों के बीच अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं, तो अमित शाह वाराणसी में हैं और उत्तर प्रदेश के 2-3 और इलाकों में जाकर लोगों की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 का चुनाव इन दोनों पार्टियों के अध्यक्षों के लिए उनकी साख का चुनाव है। मिशन 2019 के लिए यूपी कितना जरूरी है, ये बात हर कोई जानता है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से ही यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। तस्वीरें यूपी के विंध्याचल की हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने पहुंचे, विधि विधान के साथ पूजा की। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सूबे के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी शाह के साथ में नजर आए। शाह ने मिर्जापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, चुनावों की तैयारियों का जायजा भी लिया। इतना ही नहीं, वाराणसी में जब अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने गंदगी के सिलसिले में अपने कार्यकर्ताओं से नाराजगी भी जताई। सांस्कृतिक संकुल में जैसे ही अमित शाह गाड़ी से नीचे उतरे, उनका गुस्सा भड़क गया। अमित शाह जहां यूपी में अपने विजय रथ को मजबूती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मिशन 2019 की तैयारियों में जुटे हैं। राहुल 2 दिन के अमेठी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज मृतक किसान अब्दुल सत्तार के घर जाकर परिवार वालों से मुलाकात भी की। अमेठी में राहुल ने छोटे व्यापारियों के साथ अलग से मुलाकात की और दौरे के दूसरे दिन वो जनता दरबार भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि असल लड़ाई 2019 की है और हर कोई जानता है कि 2019 की लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं है। बीजेपी के सामने यूपी में 2014 वाले करिश्मे को फिर से दोहराने की चुनौती है, तो कांग्रेस के सामने यूपी में खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने का टारगेट है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो अपने आप में बड़ा अलग सा है। वेस्टर्न रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है, जहां पर ट्रेन से उतरते वक्त एक महिला का पांव प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत ही इस महिला की मदद की। महिला का पैर बाहर निकालने के लिए लोगों ने एक साथ मिलकर ट्रेन को एक तरफ झुका दिया, तब जाकर कहीं महिला का पैर बाहर निकल सका। इस तरह की तस्वीर प्रस्तुत करती है कि आज अगर हम मिलकर काम करें तो कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।